Hello friends, welcome once again to my videos on history for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका की टाइटल है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो इस चैप्टर के साथ जो एक्सरसाइज है उसमें दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा है और साथ ही हर एक आंसर के कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको हर एक आंसर को समझने और एग्ज़ाम्स में अपने आंसर को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये बात तो है बुक की एक्सरसाइज के साथ दिए गए क्वेश्चंस की। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सप्लीमेंट्री यानी कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इनको आप कह सकते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो से नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इस बुक की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन 1 में हमको ब्रीफ में अपने आंसर्स को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस विच टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी, चूजिंग 1 एग्जाम्पल फ्रॉम एशिया एंड 1 फ्रॉम अमेरिकाज। इसका मतलब है कि 17th सेंचुरी से पहले वर्ल्ड में जो भी ग्लोबल एक्सचेंजेस हुए हमें उसके एग्जांपल्स देने हैं। एक एग्जांपल एशिया और एक एग्जांपल अमेरिका से देना है। तो ये कौन कौन से एक्सचेंजेस हुए? फर्स्ट एक्सचेंज वाज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कौन कौन से गुड्स एक्सचेंज होते थे? इसका एग्जांपल है सिल्क फ्रॉम एशिया टू यूरोप एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। सेकेंड एक्सचेंज होता था पीपल का, मूवमेंट ऑफ पीपल। इसका एग्जाम्पल है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप टू यूएस। यानी कि इंडिया से जो बॉन्डेड लेबर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में एज बॉन्डेड लेबर जाया करते थे, तो वो उनका मूवमेंट होता था और साथ ही साथ यूरोप से भी काफ़ी लोगों को यूएस में माइग्रेट करना पड़ा। ये एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ पीपल का है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन how the global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of Americas। यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में डिजीज़ ने किस तरीके से अमेरिका के कॉलोनाइजेशन में मदद करी। तो इसका आंसर है ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज़ इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, एज अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर इन आइसोलेशन फॉर लॉन्ग, they had no immunity against the disease coming from Europe। अमेरिका के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग बाग थे वो बहुत सदियों से आइसोलेशन में रहते थे, इसलिए वो किसी भी डिज़ीज़ के लिए उनकी इम्यूनिटी नहीं थी, वो किसी भी डिज़ीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो वो डिज़ीज़ जो कि यूरोप से आ रही थी उनके लिए भी वो इम्यून नहीं थे। स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी ए डेडली किलर। वंस इंट्रोड्यूस्ड it spread deep into the continent even before the Europeans reached there। और जो स्मॉल पॉक्स थी वो बहुत डेडली किलर थी, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूरोपियंस के पहुंचने से पहले ही पहुंच चुकी थी और वहां पहुंच करके इसने पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को ही डेसिमेट कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को ही इसने वहां पे ख़त्म कर दिया और जिससे कि यूरोपियंस को अमेरिका में कॉन्कर करने का रास्ता साफ हो गया। Americans could have bought guns against the invaders, but not against smallpox, to which the conquerors were mostly immune। Americans जो ओरिजिनल लोग बाग थे वो यूरोपियन इन्वेडर्स का तो सामना कर सकते थे गन्स खरीद करके, लेकिन स्मॉल पॉक्स का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि जो यूरोपियंस थे उनकी इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स के लिए थी, तो उनके ऊपर स्मॉल पॉक्स का कोई असर नहीं होता था। अमेरिकन्स के ऊपर इसका असर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है
राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम ये जो भी घटनाएं घटी हैं, इवेंट्स हुए हैं, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं वर्ल्ड में, उनको हमें स्टडी करना है। मैं एक एक करके आपके साथ में इनको डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉस। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉर्न लॉस को एबॉलिश करने का क्या इफ़ेक्ट हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्न लॉस क्या थे। एक्चुअली कॉर्न लॉस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए बनाए थे जिससे कि जो इंपोर्ट्स बाहर से हों, कॉर्न का इंपोर्ट जो बाहर से होता था उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाती थी। तो ऐसा करने से ब्रिटेन की जो प्रोडक्ट्स थी, ब्रिटेन के जो कॉर्न्स थे वो सस्ते बिकते थे, बाहर से सामान जो आता था वो महंगा हो जाता था ड्यूटी लगाने से। लेकिन ब्रिटिश ट्रेडर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, उनके प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट को इन कॉर्न लॉस को एबॉलिश करना पड़ा। तो इनके एबॉलिश करने का क्या इफ़ेक्ट हुआ ये हम देखते हैं। आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉस, फूड इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन बिकम चीपर देन इट्स प्रोडक्शन। अब जब कॉर्न लॉस एबॉलिश हो गए तो उनके ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी भी ख़त्म हो गई, जिसके कारण से ब्रिटेन में आने वाले इंपोर्ट्स तो सस्ते हो गए, लेकिन ब्रिटेन में ग्रो करने वाला जो कॉर्न था वो महंगा हो गया। दिस मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर ब्रिटिश एग्रीकल्चर टू compete with the imports. Vast areas of land were now uncultivated and thousands of men and women left unemployed. अब किसी के पास खेती करने के लिए नहीं थी, लैंड अनकल्टिवेटेड रहने लग गए और वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो सब अब अनएम्प्लॉयड हो गए। द अनएम्प्लॉयड पीपल फ्लॉक्ड इनटू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज़। जो अनएम्प्लॉयड लोग बाग थे वो गाँवों से आकर के शहरों में आ गए, अपने लिए रोज़ी रोटी मांगने लग गए, अपने लिए खाना मांगने लग गए, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट मांगने लग गए, और जो कुछ लोग थे वो विदेशों की तरफ माइग्रेट कर गए। ये इफ़ेक्ट हुआ कॉर्न लॉस के एबॉलिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के आने का क्या इफेक्ट था। सो रिंडरपेस्ट वाज ए डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। इट अफेक्टेड अफ्रीका इन द फॉलोइंग वेज। रिंडरपेस्ट एक कैटल डिजीज़ थी जिसके इन्फ्लुएंस में आने से बहुत सारे कैटल्स मारे गए अफ्रीका के अंदर। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, दैट ड्यू टू द लॉस ऑफ कैटल अफ्रीकन लाइवलीहुड्स, प्लांटर्स एंड माइन ओनर्स वर डिस्ट्रॉयड। अब अफ्रीका के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो कैटल ग्रेजिंग हुआ करता था, कुछ लोग प्लांटर्स हुआ करते थे। लेकिन जब कैटल डिजीज़ आई तो बहुत सारे कैटल्स उसके कारण से ख़त्म हो गए, वो उनकी डेथ हो गई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वही ख़त्म हो गया, उनकी लाइवलीहुड ही ख़त्म हो गई। द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ मोनोपोलाइज रिमेनिंग स्कैर्स कैटल रिसोर्सेज। बाकी के जो बचे हुए कैटल रिसोर्सेज थे उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। दे स्ट्रेंथेंड देयर पावर एंड फोर्स्ड अफ्रीकन्स इनटू लेबर मार्केट। अब जब अफ्रीकन्स के पास में लाइवलीहुड का कोई और साधन नहीं रह गया तो उनको ज़बरदस्ती लेबर मार्केट में आना पड़ा और माइंस में और प्लांटेशंस में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिस इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर एंड सबड्यू अफ्रीका। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार के कारण यूरोप में जो वर्किंग एज के लोग बाग थे उनकी डेथ का क्या इफेक्ट आया। तो इसके क्या क्या इफेक्ट आ गए। पहला इफेक्ट था द डेथ्स एंड इंजरीज ड्यू टू द वर्ल्ड वार रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप। इस वॉर के कारण से जो स्ट्रॉन्ग लोग बाग थे, जो यंग लोग बाग थे, वो वॉर में या तो मारे गए या उनको चोटें लग गईं, जिसके कारण से यूरोप में वर्क फोर्स की काफ़ी कमी हो गई। अब जब वर्क फोर्स की कमी हो गई विद द फ्यूअर नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स विद इन द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइंड आफ्टर द वॉर। तो सभी लोगों की इनकम भी कम हो गई, एक तरीके की गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यूरोप के अंदर छा गया। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट आया। द डिप्रेशन हैड इमीडिएट इफेक्ट ऑन द इंडियन ट्रेड एज इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स नियरली हाफ्ड बिटवीन 1928 एंड 1934। ग्रेट डिप्रेशन ने इंडिया के ट्रेड को बहुत इफ़ेक्ट किया क्योंकि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थे वो 1928 और 1934 ये वो पीरियड था जिसमें वर्ल्ड के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो इस पीरियड में हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आधे रह गए।
पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफ़र सब्सटेंशियली। जो पीजेंट्स थे और फार्मर्स थे सबसे ज़्यादा फ़र्क उनके ऊपर पड़ा। क्यों पड़ा उनके ऊपर फ़र्क? बिकॉज ऑल्दो द एग्रीकल्चरल प्राइस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स। हालांकि डिप्रेशन के आने के कारण से जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे उनमें तो काफ़ी डिक्लाइन आया, वो एकदम से गिर गए, उनमें कमी आ गई, जिसके कारण से पीजेंट्स की इनकम कम हो गई। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लगने वाले रेवेन्यू को कम नहीं किया, तो इसके कारण से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्स्ट हिट वर द पीजेंट्स हु प्रोड्यूस्ड फॉर द वर्ल्ड मार्केट। दे यूज्ड अप देयर सेविंग्स, mortgage lands and sold jewelry and precious metals to meet their expenses. However, the depression was less grim on the urban India. तो हमने जैसे देखा कि पीजेंट्स के ऊपर तो काफ़ी इसका इम्पैक्ट आया, लेकिन अर्बन एरिया में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाया। उसका क्या कारण था? उसका कारण था that due to the falling prices, people having fixed incomes like dwelling landowners who received rents and middle class salaried employees were now better off. अब जो ऐसे लोग थे जिनकी की फिक्स्ड इनकम थी, जैसे कि सैलरी पाने वाले लोग बाग थे, या जो लैंड ओनर्स थे जिनको कि कंटिन्यूसली रेगुलरली उनके प्रॉपर्टी का रेंट मिलता रहता था, उनके ऊपर तो फ़र्क नहीं आया बल्कि वो और बेटर हो गए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ों के प्राइसेस थे वो तो कम हो गए, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस तो कम हो गए, सस्ते हो गए, लेकिन उनकी इनकम कम नहीं हुई, तो वो बेटर पोजीशन में आ गए। नेक्स्ट है द डिसीजंस ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज़ के जो एमएनसीज हैं उन्होंने एशियन कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्शन को रिलोकेट कर दिया। इसका क्या इफ़ेक्ट आया? अब देखिए, इसका इफ़ेक्ट ये आया, द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज। क्या हुआ कि जो एमएनसीज थी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को एशियन कंट्रीज़ में, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में लो वेजेस हैं। अब लो वेजेस होंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आप ज़्यादा अपना प्रोडक्शन कर सकते हो, उसके कारण से वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, कैपिटल फ्लोज बढ़े। एज ए कॉन्सिक्वेंस, in the last 2 decades, the world's economic geography has been transformed, and countries like India, China, and Brazil have undergone rapid economic transformation. अब इसके कारण से क्या हुआ कि जो फैसिलिटीज़ थी, जो कि फैक्ट्रीज़ थी, वो सब तो एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट कर गई, जिससे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी बदल गई। जहाँ पहले फैक्ट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ करती थी, वो फैक्ट्रीज़ अब एशियन कंट्रीज़ में आ गई, जिससे कि इन कंट्रीज़ में भी एक तरीके का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इनको भी इकोनॉमिकली फ़ायदा मिला। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। अब हमें दिखाना है कि टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट का फूड अवेलेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आया। तो इसका जवाब है, द कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट्स। कॉलोनाइजेशन की वजह से काफ़ी टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुआ। इसके कारण से क्या हुआ? दिस कॉस्ट फास्टर रेलवेज, हायर लाइटर वैगन्स एंड लार्ज शिप्स टू हेल्प मूव फूड चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार अवे फार्म्स टू फाइनल मार्केट्स। जिसके कारण से जब हमारी रेलवेज फास्ट हो गई, बड़े बड़े शिप्स बन गए, उसके कारण से फूड जो था वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से पहुंच जाने लगा और फास्ट पहुंच जाने लगा। Faster transportation reduced the meat prices as it was now possible to export meat fast to various destinations. Particularly जो मीट के प्राइसेस थे वो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि अब हम मीट को काफ़ी तेज़ी के साथ पहुंचा सकते थे एक से दूसरी जगह पे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी, जब नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके कारण से बड़े बड़े शिप्स बने जिनके अंदर कंटेनर से, वो एयर कंडीशनड कंटेनर से, उनके अंदर मीट रखे भेजा जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले मीट की जगह पे लाइव एनिमल्स को भेजा जाता था। अब वो लाइव एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेते थे शिप में, तो कम एनिमल जा पाते थे, और साथ ही साथ वो एनिमल्स काफ़ी सारे रास्ते में वो मर भी जाते थे, तो इससे नुकसान होता था।
लेकिन मीट भेजने का फ़ायदा काफ़ी हुआ, जिसकी वजह से फूड की अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट से हम क्या जानते हैं? तो इसका जवाब है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट was to preserve economic stability and full employment in the industrial world। अब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट को लाया जाए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत यूँ पड़ी कि आप देख रहे हो कि जो एग्रीमेंट है ये जुलाई 1944 में हुआ था, और ये वो पीरियड था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद वाला पीरियड था। वर्ल्ड वॉर के कारण से पूरी की पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो गई थी, बिजनेस ठप हो गए थे, प्रोडक्शन बंद हो गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट छा गया था। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के ज़रिए जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट लाने की कोशिश करी। अब क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पे हुआ था, इसलिए इसका नाम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट रखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF was established to deal with external surpluses and deficits to its member nations। पहला काम क्या किया ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया। IMF के इस्टेब्लिश होने का क्या कारण था कि एक्सटर्नल सरप्लसेस और डेफिसिट को बैलेंस किया जाए। अब देखिए सरप्लस और डेफिसिट क्यों होते हैं ट्रेड में? जिन कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट्स कम होते हैं उनके पास में सरप्लस हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन जिन कंट्रीज़ के इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं उनके पास में फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट हो जाता है। तो इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, कहीं किसी के पास ज़्यादा सरप्लस और किसी के पास ज़्यादा डेफिसिट ना हो जाए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश किया गया। दूसरी जो चीज़ इस्टेब्लिश की गई ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के द्वारा, वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया ताकि वॉर के कारण से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था उस डिस्ट्रक्शन को ठीक किया जा सके, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके। तो उसको फिनेंस करने के लिए, उस रिकन्स्ट्रक्शन को फिनेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। ये क्वेश्चन हमारे ब्रीफ वाले थे। अब हम डिस्कशन वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। इसमें पहला सवाल है, इमेजिन दैट यू आर एन इंडेंचर्ड इंडियन लेबर इन द कैरिबियन। ड्राइंग फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर राइट ए लेटर टू योर फैमिली डिस्क्राइबिंग योर लाइफ एंड फीलिंग्स। यानी कि आप एक इंडेंचर्ड लेबर हैं, एक बॉन्डेड लेबर हैं कैरिबियन में, तो एक लेटर अपनी फैमिली को लिखिए जिसमें आप अपनी कंडीशंस के बारे में बताएंगे। तो इस लेटर में हमने ये दिखाया है कि कैरिबियन में रहने वाले इंडेंचर्ड लेबर की हालत कितनी ख़राब हुआ करती थी, कितनी हार्श कंडीशंस में उनको रहना पड़ता था। ये लिखते हैं, आई अराइव्ड एट द कैरिबियन आफ्टर ए लॉन्ग एंड पेनफुल जर्नी बाई शिप। विद मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ अदर पुअर लेबरर्स from different parts of India. The working and living conditions here are not as good as we had imagined. यहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमने सोची थी, क्योंकि इंडेंचर्ड लेबर को जब यहाँ से ले जाते थे तो उनको काफ़ी रोज़ी पिक्चर दिखाई जाती थी। बताया जाता था कि आपको बहुत बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन जब वो अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पर पहुँचते थे तो रियलिटी कुछ और होती थी और बहुत हार्श कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता था। तो आगे लिखते हैं, कंडीशंस वर वेरी हार्श एंड वी हैव वेरी फ्यू लीगल राइट्स। वी कैन नॉट इवन ट्राई टू एस्केप बिकॉज इफ़ वी आर कॉट वी विल बी सब्जेक्ट टू सीवियर पनिशमेंट। और वो कहते हैं कि हम भाग भी नहीं सकते अपनी जगह से, क्योंकि अगर हम कहीं पकड़े जाते हैं तो उसके बाद हमको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिल जाएगा। तो ये कंडीशंस एक इंडेंचर्ड लेबर ने अपने घर वालों को लिख करके दी हैं। Next question is, explain the three types of movements or flows within international economic exchange. Find one example of each from each type or flow which involved India and Indians and write a short account of it. यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस जो हुए वो कौन कौन से हुए और उसमें इंडिया और इंडियंस किस तरह से इन्वॉल्व थे, ये हमें लिखना है। तो देखिए कुल मिलाकर के 3 तरीके के फ्लोज हुए। फर्स्ट फ्लो वाज द फ्लो ऑफ ट्रेड।
इंडिया से ट्रेड हुआ, जिसमें कि इंडिया शामिल था और इंडियंस भी शामिल थे। इट रेफर टू द ट्रेड इन गुड्स। तो हम किस किस चीज़ों का ट्रेड करते थे? हम कॉटन, व्हीट और इंडिगो का ट्रेड करते थे। नील की खेती होती थी तो नील का भी एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता था। बिटवीन 1812 एंड 1871 द इंडियन शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट रोज फ्रॉम 5% to 35%. Indigo, used to dye the clothes, was also exported in large quantities. India also exported food grain and raw material to the international market. जो second type of flow था, it was the flow of labor. It referred to the migration of the people in search of employment. लोग बाग अपने घरों को छोड़ के और एम्प्लॉयमेंट की खोज में दूर दूर जाया करते थे। In the 19th century, thousands of Indian laborers went to work in plantations, mines and railways and road construction projects around the world. अब लोगों को अपने घर छोड़ के क्यों जाना पड़ा? इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था that due to the decline in cottage industries, rise in rents and clearing of the land for mines and plantation, the poor people became deeply indebted and were forced to migrate in search of work. भारत में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई थी, अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, ज़मीनों पर लगान बहुत बढ़ा दिया था। जो एग्रीकल्चरल लैंड थे उनको ख़त्म करके, उनको क्लियर करके उनकी जगह माइंस को ढूंढने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को ख़त्म कर दिया, प्लांटेशन लगा दिए गए, जिसके कारण से हमारे जो फार्मर्स थे उनके ऊपर काफ़ी कर्ज़ा बढ़ गया और उस कर्ज़े को पूरा करने के लिए उनको माइग्रेट करके और जगह पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ा। तीसरा मूवमेंट किस चीज़ का था? तीसरा मूवमेंट था कैपिटल का। इट रेफर टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो हमारे जो ट्रेडर्स थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि विदेशों में जाकर के भी इन्वेस्टमेंट्स किया करते थे। इंडियन बैंकर्स एंड ट्रेडर्स फिनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। हमारे लोग साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में जाकर के भी व्यापार किया करते थे। दे एस्टैब्लिश्ड फ्लरिशिंग आउटलेट्स एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड वेयर दे सोल्ड लोकल एंड इम्पोर्टेड स्टफ टू ए लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब जैसे कि आजकल एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं जहाँ से कि हम अपना सामान खरीद सकते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम पे एयरपोर्ट्स तो नहीं होते थे, तब सी पोर्ट्स होते थे। तो हमारे ट्रेडर्स विदेशों में जाकर के जो सी पोर्ट्स होते थे वहाँ पे अपने अपने आउटलेट्स खोल लेते थे और अपने अपने सामान को बेचा करते थे विदेशियों को। तो इस तरीके के वो बिजनेसेस किया करते थे। तो ये सब 3 तरीके के फ्लोज़ हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हुए और उसमें इंडियन और इंडिया इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के क्या कारण थे? सो दीज वर द causes for Great Depression. The first cause was agricultural overproduction. This was worsened by falling agricultural prices. Great Depression का सबसे पहला कारण था एग्रीकल्चरल ओवरप्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल ओवरप्रोडक्शन क्यों हुआ? इसका कारण था कि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल मैकेनाइज्ड हो गया था, मशीनों के ज़रिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था, जिसके कारण से प्रोड्यूस बहुत बढ़ गई। अब प्रोड्यूस तो बहुत बढ़ गई, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन उनको ख़रीदने वाले उतने नहीं थे। तो सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी, जिसके कारण से उनकी प्राइसेस कम हो गए। ड्यू टू द रिड्यूस प्राइसेस द इनकम ऑफ फार्मर्स डिक्लाइंड एंड दे ट्राई टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस। अब फार्मर्स की इनकम तो कम हो गई क्योंकि प्राइसेस कम हो गए, वो अपनी इनकम के लेवल को मेंटेन करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि और प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया कि चलो प्रोड्यूस करके ही हम अपनी ज़्यादा इनकम बढ़ा लेते हैं। इससे क्या हुआ? इससे सरप्लस और बढ़ गया, सरप्लस और बढ़ा तो प्राइसेस और भी कम हो गए। तो पहला कारण था ग्रेट डिप्रेशन आने का एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन का। दूसरा कारण था कि इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज़ फिनेंस्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। बहुत सारे कंट्रीज़, पर्टिकुलरली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो अपने ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमेरिकन्स की पैसे ले लेते थे, उनसे लोन लेकर के अपने बिजनेस को चलाया करते थे। अब क्या हुआ
कि जैसे ही अमेरिकन लेंडर्स को ये लगा कि कुछ डिप्रेशन आने वाला है, उनको ऐसा आभास हुआ कोई ट्रबल आने वाली है, तो वो पैनिक कर गए और उन्होंने अपने लोन्स को वापस लेना शुरू कर दिया कि लाओ भैया हमारे पैसे वापस कर दो। अब जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, सो द कंट्रीज़ दैट डिपेंडेड क्रूशली ऑन द यूएस लोन्स नाउ फेस्ड एक्यूट क्राइसिस। तो जिन कंट्रीज़ के पास में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट यूएस लोन्स के ही मदद से हुआ था, अब वो क्राइसिस में आ गए। तो एक कारण ये बना डिप्रेशन होने का, बिजनेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट छा गया, मंदी छा गई। एक और कारण था, जैसे कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुआ, वैसे इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन भी हो गया। मशीनों से प्रोडक्शन होने लग गया था, खूब सारा प्रोड्यूस कर दिया, उस सामान को खरीदने वाले कस्टमर नहीं मिले, तो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बंद हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट छा गया, डिमांड कम हो गई, अल्टीमेटली दुनिया के अंदर डिप्रेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन what is referred to as G77 countries. In what ways can G77 be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins? ये G77 countries क्या हैं और ये एक Bretton Woods twins के रिएक्शन की तरह हम इनको क्यों देखते हैं? तो देखिए, G77 refers to the group of developing countries, most of which are former colonies. It can be seen as a reaction to the एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विंस बिकॉज, अब देखिए ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्या हैं। ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। अब जो ब्रेटन वुड ट्विंस का जो फ़ायदा था IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, वो ज़्यादातर उन नेशंस को हुआ जो कि डेवलप्ड नेशंस थे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, पर्टिकुलरली वो कंट्रीज़ जो कि किसी ज़माने में कॉलोनीज़ रही थी जैसे कि हिंदुस्तान, उनको इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके रिएक्शन में G77 ग्रुप बनाया। दीज कंट्रीज़ वर नॉट बेनिफिटेड बाय द ब्रेटन वुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, दे डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपीरियंस इन 1950 एंड 1960s. सो वॉट दे डिड, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज ए ग्रुप ऑफ 77 और G77 टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उन्होंने कहा कि हमको तो नया एग्रीमेंट चाहिए, नया ऑर्डर चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था जिससे में कि जो कंडीशंस हैं वो हमारे फेवर में हों। वो क्या चाहते थे? वही चाहते थे दैट द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर असिस्टेंस इन डेवलपमेंट, फेयरर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल एंड बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस। ये G77 का ऑब्जेक्टिव था। सो फ्रेंड्स, दिस वे आई डिस्कस्ड विद यू all the questions that are given in the exercise of your chapter number 4. इन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी मदद करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस को आप देखते रहें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।